कि इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है यह, जैसा कि यहां पे अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से संजय प्रसाद जी ने आपके सामने बताया है कि यूनियन बजट के बारे में, देश की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, इस पर मैं इस विशेष प्रेस वार्ता के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पिछले 11 वर्ष में हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी का हर भारतवासी के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए और उसमें केवल अपने अधिकार की ही हम बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों की भी हम बात करें। याद करें, जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था, तो उन्होंने देश भर में इस बात की चर्चा के लिए आह्वान किया था कि हम मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन अपने मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं करते। विधायिका के साथ साथ अन्य मंचों पर हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति संचालित, गरीब वंचित केंद्रित विकास
और समान रूप से पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। कल प्रस्तुत संसद में प्रस्तुत बजट इसका प्रतीक है। बजट में हर नागरिक के लिए जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष इसके माध्यम से हम सबके सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि उन सब पे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। 3 करोड़ जो हमारी आबादी है, इस एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होती है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि हमने ये तो किया, इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इसने रोजगार का सृजन किया, अब आगे क्या? ये 10,000 करोड़ हमें इसके अगले भविष्य के लिए, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। 12,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड तैयार किया गया है, इसके लिए घोषणा की गई है। स्वाभाविक रूप से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का है, कनेक्टिविटी का है और भी अन्य सेक्टर को आगे बढ़ाने का, जिनमें 7 रेलवे के नए कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 2 यूपी को प्राप्त हुए हैं। इन 2 नए रेलवे कॉरिडोर का लाभ यूपी की बेहतरीन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों यूपी से होकर के जा रहे हैं, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब यूपी के अंदर तैयार हो रहा है। इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। 20 वाटरवे, जिनमें यूपी के अंदर
देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी, प्रयागराज और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे को संचालित करने का प्रस्ताव, ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावनाएं, और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। दूसरा, कार्गो मूवमेंट के लिए इससे हमें बढ़ावा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन शिप रिपेयर इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए वाराणसी और पटना में 2 विकसित होंगे, तो वाराणसी का लाभ यूपी के वाटरवे, इनलैंड वाटरवे की सुविधा को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लागत, जो कार्गो का और ट्रांसपोर्टेशन का जो लागत है उसको कम करने में इसके माध्यम से काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, इसके दोनों, इसमें से 2 जो मैंने पहले भी कहा यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। यूपी को इसके माध्यम से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर, जिसमें 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी, इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। इसके अलावा बायो फार्मा सेक्टर में जो यूपी की नई संभावना है, हम सब जानते हैं कि यूपी इस दिशा में नए सिरे से काम प्रारंभ किया है। अभी कल ही यूपी में हमारी फार्मा की एक कॉन्क्लेव भी है, यानी हम इसमें पहले से काम कर रहे हैं। ललितपुर में हम लोग लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया, वहां पे हम लोग बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाए हैं। गौतम बुद्ध नगर के यमुना अथॉरिटी में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई हमारे काफी एडवांस स्टेज में है, हम उसको आगे बढ़ा चुके हैं। इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन 10,000 करोड़ का जो बायो फार्मा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में भारत को तो मदद करेगा ही। यूपी जैसे राज्य जिनके पास पूरा होमवर्क है और जिसने इस पर तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और कल ही हमारा यहां पे फार्मा कॉन्क्लेव भी है, जिसमें देश भर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। यह हमें एक नई सुविधा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। भारत को एक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो एक नए कदम बढ़ाने की दिशा में कार्य किए गए हैं, यह एक नई दिशा में हमें आगे बढ़ाएगा। खासतौर पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो प्रदेश के अंदर हम लोग डाटा सेंटर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। यूपी के अंदर काफी बड़े पैमाने पे डाटा सेंटर के निर्माण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अब तक उत्तर प्रदेश ने इसमें 700 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर यूपी में स्थापित किए हैं, और भारत सरकार ने इसके हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो धनराशि आरक्षित की है, यह हमें काफी हद तक मदद करेगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी लॉन्च की गई है। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यूपी के पास हैं। रूरल पॉपुलेशन देश के अंदर सबसे अधिक यूपी जैसे राज्य में निवास कर रही है। स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। अगर यूपी के अंदर हम रेवेन्यू विलेजेज की संख्या ही देखें तो 1,05,000 से अधिक हमारे पास रेवेन्यू विलेजेज हैं। स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का लाभ यूपी को प्राप्त होगा। ग्रामीण उत्पादों को ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ने में इससे मदद मिलेगी। जो हमारे कारीगर हैं, उनके उत्पाद हैं,
उनको बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। स्थानीय स्तर पर विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से मार्केट विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2.5 लाख बुनकर हैं, उनके लिए गांवों के जो उद्योग हैं, खासतौर पर हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से और विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से हमने उसको पहले ही प्रमोट किया है। यानी ये पूरा होमवर्क यूपी के अंदर पहले से हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के माध्यम से इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा और युवाओं को इसके माध्यम से आत्म स्वावलंबन की ओर बढ़ने में भी यह मदद इसके माध्यम से प्राप्त होगी। मित्रों, इस बजट में लॉजिस्टिक के लिए भी काफी बड़ी संभावनाएं हैं और उसके हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर के साथ ही वाराणसी को, क्योंकि देश का पहला वाटरवे यह वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुआ है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में वाराणसी को डेवलप करने की कार्रवाई को इससे गति मिलेगी और हमें वहां पर इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से यूपी को प्राप्त होगी। यूपी के अंदर महिला कार्यबल को पिछले 9 वर्ष के अंदर हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। यानी जो पहले 12% था, जो 36% महिला कार्यबल यूपी के अंदर अलग अलग सेक्टर में कार्य कर रही है। पिछले बजट में प्रदेश को 7 ऐसे महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध हुए थे और हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इस बार उन्होंने हर जनपद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा की है। यूपी के 75 जनपदों का इसका लाभ प्राप्त होगा और यहां पर यूपी के अंदर जो एक वुमेन वर्कफोर्स है, जिसको हमने 13%, 12%, 12-13% से बढ़ा करके 36% तक पहुंचाया है। शहरी क्षेत्र में उनके लिए छात्रावास रहने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे, एक सुरक्षित आवासीय सुविधा उन्हें वहां पर उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा छात्राओं के लिए शिक्षा में बराबर की गारंटी के लिए भी, छात्रावास के निर्माण के लिए भी एक नई गति प्राप्त होगी। मित्रों, आपने यूपी की इस स्ट्रेंथ को देखा होगा जिसमें टूरिज्म के एक नए हब के रूप में यूपी उभरा है। कल ही माघ मेले का एक चरण कल संपन्न हुआ है। माघ मेला केवल कल्पवासियों तक सीमित होता था। लाखों की संख्या में ही श्रद्धालु पूरे माघ मेले के अंदर दिखाई देते थे और इस बार आपने माघ मेले की सफलता को देखा होगा। यानी गवर्नमेंट थोड़ी भी फैसिलिटेट कर दे और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था कर ले, कैसे श्रद्धालु आते हैं। आपने देखा होगा पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। मकर संक्रांति के दिन यह संख्या बढ़कर के 2.5 करोड़ तक पहुंची थी। मौनी अमावस्या के दिन यह संख्या बढ़कर के 4.5 करोड़ पार कर गई थी। बसंत पंचमी के दिन यह संख्या 3.5 करोड़ से ऊपर पहुंची थी और कल माघी पूर्णिमा को प्रयागराज में 2 करोड़ 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने और पूज्य संतों ने त्रिवेणी में स्नान किया। यानी ये यूपी की संभावना है। गवर्नमेंट थोड़ा भी फैसिलिटेट करे और सुविधा सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर ले तो कैसे हर एक केंद्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो सकता है। प्रयागराज उसका उदाहरण है।
काशी उसका उदाहरण है, अयोध्या उसका उदाहरण है, मथुरा वृंदावन उसका उदाहरण है, मां विंध्यवासिनी का धाम उसका उदाहरण है, बौद्ध परिपथ इसके उदाहरण हैं, और भी अन्य सेक्टर हैं जहां भी इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। अब वह संख्या जहां लाखों थी वो करोड़ों में जा रही है, जहां हजारों में थी वो लाखों में जा रही है। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार उन्होंने 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 2 ऐसे साइट्स यूपी के हैं जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का। ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना अथॉरिटी हो या यूपी के अंदर अन्य कार्य, सेमीकंडक्टर के एक नए हब के रूप में हम यूपी उभर रहा है। कल के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने सेमीकंडक्टर पार्क से की जो घोषणा की है, यूपी इसका लाभ लेगा, क्योंकि देश के अंदर जिन 3 राज्यों ने अब तक इसमें अच्छा कार्य किया है उनमें से यूपी भी है। यूपी के अंदर पहले से ही कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, हमें इसके माध्यम से इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के अंदर टूरिस्ट गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, 10,000 टूरिस्ट गाइड के प्रशिक्षण और उनके स्किल अप करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ होंगे, ये देश के अंदर अलग अलग पर्यटन केंद्रों में इसकी रैंकिंग जारी हुई है। यूपी के कई पर्यटन केंद्र इसके लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं। स्वाभाविक रूप से युवाओं को व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन इसके माध्यम से प्राप्त होगा। वैसे भी यूपी इस दिशा में एक नई स्थिति को प्राप्त कर सकता है। खासतौर पर जब हम इसकी बात करते हैं तो यूपी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में अगर हम देखेंगे तो यूपी ने इसमें बहुत अच्छी स्थिति पैदा की है। देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात जब हम करते हैं, देश का कुल प्रोडक्शन का 55% अकेले यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसके प्रोडक्शन यूपी के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग यूपी कर रहा है। स्वाभाविक रूप से यूपी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अकेले यूपी कर रहा है आज के दिन पे। तो यह इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा और यूपी इसमें एक नए रूप में केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने में सफल होगा। 5 लाख की आबादी के शहरों के खास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। हमारे पास 762 अर्बन बॉडीज हैं और इनमें से 225 हमारी अर्बन बॉडीज ऐसी हैं जिनकी आबादी 5 लाख या उसके ऊपर की है। 17 नगर निगम और बाकी जो नगर पालिकाएं हैं, इन नगर पालिकाओं की आबादी 5 लाख और उससे ऊपर की ही है। स्वाभाविक रूप से इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी यूपी के शहरों को प्राप्त होगा और यहां पे हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से खड़ा करने में मदद मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्षमता को दोगुना करना, यूपी के अंदर हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। ये डबल इंजन सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले
8-9 वर्षों में जो कार्य किया है उसका लाभ यूपी का नागरिक ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यह इसकी क्षमता विस्तार की मांग होती थी। स्वाभाविक रूप से 98 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, क्योंकि कुछ जगह महिला और पुरुष अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तो इन सब की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग प्राप्त होगा, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने, सभी जनपदों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर खोलने की सुविधा प्राप्त होगी। जो गोल्डन आवर है, उस गोल्डन आवर में अक्सर ट्रामा सेंटर के अभाव में बहुत सारे लोगों की जान जाती है, ये उसमें मदद करेगी और गोल्डन आवर का लाभ हम लेने में इसके माध्यम से मदद, उसके माध्यम से आम नागरिक को उसके माध्यम से मदद मिलेगी। बजट में समर्थ नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से खेल उद्योग के साथ साथ खेल स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स के जो आइटम है उसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को प्रोत्साहित करने के लिए भी इसकी घोषणा हुई है। यूपी में हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में विकसित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि यह बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इसके अलावा आगरा और कानपुर ये लेदर क्लस्टर हैं हमारे, यहां पे भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के साथ ही इन चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हम लोग अप्रैल मई तक उसको पूरा कर देंगे, उसका सत्र प्रारंभ हो चुका है। हम लोग हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। हमने प्राइवेट एकेडमी को भी प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सहयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। स्वाभाविक रूप से ये समर्थ नाम की जो स्कीम है, इस स्कीम का लाभ यूपी को एक बड़े स्पोर्ट्स आइटम के मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में स्थापित करने में इससे हमें मदद मिलेगी। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के में आत्मनिर्भर बनाने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा और इसको हम आगे बढ़ाने में कार्य कर पाएंगे। मित्रों, अभी हाल ही में जो वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है, तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में केंद्र से राज्यों को मिलने वाले टैक्स में एक सबसे बड़ा हिस्सा यूपी जैसे राज्य को प्राप्त होता है। यूपी की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए ये 17% की एक बड़ी जिम्मेदारी अब यूपी के ऊपर आई है। यूपी को स्वाभाविक रूप से इसका लाभ होगा। इसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म के और एलाइड हेल्थ के माध्यम से यूपी को उसके मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने, इसके माध्यम से नए रोजगार के सृजन करने, 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना की जो घोषणा की गई है, हम लोगों ने पहले से ही यूपी के लिए, वाराणसी के लिए इसकी डिमांड पहले से ही हम लोगों ने की है और मेरा विश्वास है कि यूपी को, वाराणसी को आयुर्वेद के लिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का जन्म काशी में ही हुआ था, तो काशी से इसको आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और यूपी के अंदर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में जो मदद मिली है डबल इंजन सरकार के समय में, यह यूपी को हेल्थ टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करने में भी इसके माध्यम से मदद मिलेगी। भारत विस्तार याई कृषि प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान को उसकी भाषा में हम कृषि के बारे में अवगत करा सकें, उससे जुड़े हुए कुछ मामले जो भी रहते हैं उसी की भाषा में वो समझ सके, वह याई कृषि प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको बताने में मदद मिलेगी। कृषि संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सी मार्ट के रूप में
सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट यानी महिला स्वयंसेवी समूह को लखपति दीदी से सी मार्ट, ये एक नई स्थिति है जिसमें लखपति दीदियों को सीधे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। उनका जो महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट वहां पर उपलब्ध कराया गया है उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म वहां पर उपलब्ध होगा। यह बजट मैं मुख्य रूप से कह सकता हूं कि यह एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज सड़क भी है और उसकी स्पीड भी है, निवेश भी है और विश्वास भी, पहचान भी है और उस पर एक आत्म गौरव का भाव भी, शासन भी है और उसका एक निर्णायक नेतृत्व भी है। मेरा मानना है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, रेलवे कॉरिडोर के लिए, फ्रेट कॉरिडोर के लिए, लॉजिस्टिक के लिए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में जो कुछ भी घोषणाएं हुई इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। लाखों की संख्या में यूपी के नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये रोजगार की संभावनाएं यूपी की युवा शक्ति को यूपी के अंदर ही अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदान करने में मदद करेगी। ये विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यूपी जैसे राज्य की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके माध्यम से हम सबको प्राप्त होगी और हमें विश्वास है कि इसी बजट के आधार पर हम फरवरी में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन सरकार के इस बजट का लाभ देश की सबसे बड़ी आबादी को प्राप्त होगा और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विजन 2047 आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को इस बजट के माध्यम से प्राप्त करने में हमें मदद होगी। आज के इस अवसर पर मैं वर्ष 2026-27 के केंद्र सरकार के इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह बजट विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। धन्यवाद जी। युवा, महिला, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाला जो गरीब है, जो लाखों लखपति दीदी सी मार्ट के माध्यम से लाभान्वित होंगे, जो युवा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सेक्टर, सेमी कंडक्टर, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभ प्राप्त करेगा, मेडिकल के हब के रूप में विकसित होने की संभावनाओं के साथ और रोजगार की नई संभावनाओं के साथ लाभ प्राप्त होगा, वह यूपी का युवा होगा। यूपी की लगभग 56 से 60% आबादी युवा है और वह इनका सर्वाधिक लाभ लेगा। हमें याद रखना होगा कि जो लोग इस बारे में बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को और यूपी के अंदर 6 करोड़ लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ा है।
आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो, असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्र रूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके, और गरीब का हित हो, ये हमारा लक्ष्य है। नौजवान, युवा, अन्नदाता, किसान, इन सब के उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और उसके माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ये विजन है, और वही विजन बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से जो विजन लेस हैं, जिनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है, वे लोग इस प्रकार के अनलगल बातें करेंगे। हमने बता दिया ना कि इसमें आज की नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ यूथ को जोड़ने का काम हो रहा है। ये आधुनिक 12 लाख, आप अनुमान करिए कि 12,20,000 करोड़ केवल देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित किए गए हैं। हेल्थ के 5 नए हब देश के अंदर अत्याधुनिक हेल्थ के बनने की दिशा में नए कार्य होने जा रहे हैं। 5 लाख की आबादी के सिटी में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। महिला समूह को सी मार्ट के माध्यम से, एसएचजी से सी मार्ट तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, और एमएसएमई सेक्टर जिसमें रोजगार की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, इस सेक्टर के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, ये उत्साहवर्धक है, एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। स्वाभाविक रूप से युवा इससे सर्वाधिक लाभान्वित होगा और उस कोष को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए, हमारा तैयार है, एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है। उसमें इस एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस की कार्रवाई फाइनल स्टेज में है। मेरा मानना है कि हम लोग इस महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारा प्रयास होगा कि इस एयरपोर्ट का हम लोग उद्घाटन करवा दें। काफी बड़ा आया है देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में धन्यवाद दूंगा आपको कि मैं इस बात को भूल गया था, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए यूपी में 6 नोड हमारे विकसित हो रहे हैं। अब तक यहां पे काफी बड़े पैमाने पे लगभग 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से काफी बड़े पैमाने पर वह जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। 40,000 युवाओं को अभी हमारे सभी नोड्स में, अलग अलग नोड में कार्य भी प्राप्त हुआ है, जिसमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में पहले से ही यहां पर उसके कार्य को आगे बढ़ाने में पीटीसी जैसी यूनिट यूपी में लग चुकी हैं, और अडानी एमुनिशन की कार्य भी आपके कानपुर में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बीडीएल की कार्रवाई झांसी में अंतिम स्टेज पे, यानी वह अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई आगे बढ़नी है। स्वाभाविक रूप से डिफेंस के लिए बढ़ा हुआ यह बजट यूपी जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक नए हब के रूप में यूपी उभरा है, इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा, यूपी के निवेशकों को प्राप्त होगा। हाँ, हम उसको जहां आवश्यकता पड़ रही वहां पे हम लैंड बैंक एक बना करके उसको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।